नमस्कार। 68 लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हेल्थ केयर में आज हम लोग चर्चा करेंगे डायबिटीज़ यानी मधुमेह पर। आज इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, काफ़ी लोगों को डायबिटीज़ होता जा रहा है। जैसा कि जानकारों का मानना है कि खान पान और कुछ रहन सहन में अगर बदलाव किया जाए तो इस बीमारी से न केवल को रोका जा सकता है बल्कि निदान भी हो सकता है। तो हमारा प्रयास होगा कि आज इसके विभिन्न पहलुओं, इसका क्या कारण है, क्या निदान है, क्या इसके लिए टेस्ट है और किस तरह से आप अपने आप को डायबिटीज़ को मैनेजमेंट भी रोक भी सकते हैं। जिस अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको आप ठीक ढंग से मैनेजमेंट करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हो और अपने दिनादुनिन हर जो रोज़ाना का आपका काम होता है उसको बखूबी ऊर्जा के साथ निभा सकते हैं। तो इन बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं डॉक्टर प्रशांत नासा। आप कंसल्टेंट हैं मैक्स हॉस्पिटल में, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन में, मैक्स सुपर हॉस्पिटल नई दिल्ली में। मैं उम्मीद करता हूं कि इनके द्वारा सुझाए हुए और इनके द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान हम सब के लिए लाभदायक साबित होगा। इसी के साथ मैं डॉक्टर नासा को आमंत्रित करता हूं कि आप अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम है सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत हूँ। आज मैं शुगर पे यानी कि मधुमेह या डायबिटीज़ की बीमारी पे बात करेंगे। आज हम डायबिटीज़ या मधुमेह की बीमारी आखिर क्या बीमारी है। ये बीमारी है जिसमें हमारे शरीर के अंदर खून के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इससे ये बीमारी काफ़ी गंभीर है और इसके होने वाले परिणाम भी काफ़ी गंभीर हैं। ये कभी कभी हमारे लिए इवन जानलेवा भी साबित हो सकती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आखिर शुगर की बीमारी में क्या काम आता है। शुगर की बीमारी में हम सबसे पहले बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। शुगर की मात्रा में वो हमारी हेल्प करता है कि शुगर कैसे हमारी बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन हो। जब हम खाना खाते हैं, खाना के अंदर शुगर आता है जो हमारी इंसुलिन को हमारे पैनक्रियाज से निकालने में हमारी मदद करता है। इंसुलिन ब्लड में जाके उस शुगर पर एक्ट करता है और वो हमारे शरीर के विभिन्न सेल के अंदर जाते हैं और शुगर वहाँ पे जाके एनर्जी या उनको ताकत प्रदान करता है। तो इंसुलिन इसलिए हमारे ऊपर बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे शुगर का कंट्रोल करने में और हमारे शुगर को बॉडी में उसका यूज़ करने में हमारी मदद करता है। डायबिटीज़ में या तो ये इंसुलिन कम हो जाता है, हमारा शरीर में इसकी जो बनना है वो कम हो जाता है, या फिर जो इसके शरीर में इसका जो काम है, इसका शुगर को जो इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम है वो कम हो जाता है। इसी तरह हमने डायबिटीज़ को दो विभिन्न प्रकारों में इसको बांटा है, टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ है जिसमें हमारी शरीर में इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद हो जाता है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में या तो हमारे शरीर में जो इंसुलिन बन रहा है वो हमारे शरीर के इस्तेमाल के लिए कम है, या फिर उसका जो काम करना की जो प्रक्रिया है वो बेकार हो गई है, या फिर वो इतनी अच्छी काम नहीं कर पा रहा है। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें जिसमें कि शुगर इंसुलिन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ये हम देखते हैं यंग पेशेंट्स में या जवान बच्चों में, जबकि जो दूसरी तरह का डायबिटीज़ है वो अधेड़ उम्र या फिर बूढ़ों लोगों में देखा जाता है। जो दूसरी तरह का डायबिटीज़ है जिसे टाइप 2 डायबिटीज़ देते हैं वो काफ़ी कॉमन है और आजकल हम इसी तरह का डायबिटीज़ देखते हैं अपने पेशेंट्स में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ का पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि मुझे डायबिटीज़ क्यों हो गया। इसका एग्जैक्ट आंसर देना अभी भी साइंस के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हाँ, पर एक बात ज़रूर है कि ये कोई बीमारी छुआछूत की नहीं है। आप एक डायबिटीज़ को किसी दूसरे पेशेंट से नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके परिवार में किसी माता पिता को या फिर आपके भाई बहनों को अगर ये डायबिटीज़ की बीमारी है तो आप में ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आपका वज़न ज़्यादा है या फिर आप जैसे जैसे आप अधेड़ उम्र की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप में डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। कुछ दवाइयाँ जैसे कि स्टेरॉइड्स फिर से डायबिटीज़ होने की चांसेस को बढ़ा सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि हालांकि हमारे पास इस बीमारी का अभी तक भी कोई पक्का इलाज नहीं है, बट हाँ, ऐसे अच्छे इलाज अब मेडिसिन हमारे पास आ गए हैं जिससे हम अच्छे से डायबिटीज़ को टाइमली कंट्रोल कर सकें। और अगर आप अपने डॉक्टर की सलाह माने तो हम इसके होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स या इसकी कॉम्प्लिकेशंस को हम बचा सकते हैं। अगर हम देखें तो डायबिटीज़ जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा ढंग से फैली है। लास्ट कुछ सालों में जो पेशेंट्स हैं शुगर के हमारे पास बहुत आने लगे हैं। आज इंडिया पूरे संसार में सबसे पहले नंबर पे आता है। बड़ी दुख की बात है। और अगर इसी तरह हम बढ़ते रहे तो लगभग 8 करोड़ जनता 2030 तक डायबिटीज़ से पीड़ित होगी या डायबिटीज़ होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को फेस कर रही होगी। कुछ आंकड़े और बताना चाहूँगा। लगभग 5000 केस हर 24 घंटे में डायबिटीज़ के नए हमें मिलते हैं। लगभग 180
लोग अपनी टांगें गंवा रहे हैं बिकॉज या तो वो डायबिटीज़ के कारण है या डायबिटीज़ होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के कारण है। लगभग 130 लोग अपनी किडनी गंवा बैठते हैं या उनकी किडनी के लिए उनको सारी ज़िंदगी भर डायलिसिस पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। लगभग 650 लोग अपनी जान को गंवा रहे हैं या तो डायबिटीज़ से या डायबिटीज़ होने वाली कॉम्प्लिकेशन से। तो आप समझ सकते हैं कि डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी घातक बीमारी बन के सामने आ रही है, और अगर हमने इसको टाइमली कंट्रोल नहीं किया तो ये और बड़ा रूप ले सकती है। इसीलिए सबसे पहले आपको सही टाइम से इसका पता चलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको बताना चाहूँगा कि कौन से लक्षण हैं कि जिसके ऊपर आप सोचें कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है, और आप अपने डॉक्टर के पास जाके उसकी सलाह लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्यास लग रही है, आपको ज़्यादा पेशाब आ रहा है, कुछ जख्म है जो आपके बार बार ठीक नहीं हो रहे हैं, आपको पेट में दर्द है, या आपकी आँखों के आगे मोतियाबिंद जल्दी आ रहा है, या आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है, या फिर आपका वज़न काफ़ी घटा है कुछ सालों में, या फिर काफ़ी बड़ा है, ये सब सिम्टम आपकी तरफ इशारा करते हैं, ये सब लक्षण आपको इशारा करते हैं कि आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और शुगर के लिए जांच करानी चाहिए। जब आप ये सब सिम्टम लेके अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम आपको शुगर के लिए टेस्ट के लिए लिखते हैं। शुगर का जो जांच है आपको खाली पेट और खाना खाने के बाद के लिए हम लिखते हैं। अगर खाली पेट की शुगर की जांच 126 से ऊपर है या खाना खाने के बाद 200 से ऊपर है तो वो डायबिटीज़ को कंफर्म करता है। उसके बाद हम पेशेंट को उसकी खान पान की, उसके रहन सहन की और उसके दवाइयों के लिए उसको सलाह देते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ इतनी घातक बीमारी क्यों है, आखिर ये क्या हमारे लिए करती है, इससे क्या दुष्परिणाम हमारे शरीर को देखने को मिलते हैं। डायबिटीज़ सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को नहीं बढ़ा रहा है, इसका इफेक्ट हमारी हर बॉडी के हर अंग को असर दिखता है और हर अंग को इसके ऊपर कोई ना कोई घातक असर आता है, चाहे वो हमारी आँखें हैं, चाहे हमारा दिमाग है, चाहे हमारा दिल है, गुर्दे हैं या इवन नसें हैं। हमारी शरीर का कोई भी अंग ऐसा बचा नहीं है जो डायबिटीज़ से किसी ना किसी फॉर्म में इफेक्ट ना हो। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर ये चित्र आपके लिए कुछ विचलित करने वाले हो, पर ये ज़रूर ये दर्शाना चाह रहे हैं कि शुगर आपकी स्किन की हालत क्या कर सकता है। आपके ऊपर ऐसे अल्सर्स हो सकते हैं, ऐसे घाव हो सकते हैं जो काफ़ी टाइम लगाते हैं ठीक होने में या कभी ठीक नहीं भी हो। तो आपको अपने पैरों के लिए, अगर आप शुगर के मरीज हैं तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपकी आँखों के ऊपर असर इसका पड़ सकता है, आप अर्ली मोतियाबिंद की तरफ जा सकते हैं, या फिर आपके रेटाइना जो कि एक आँखों का पार्ट है उसके अंदर परमानेंट डैमेज हो सकता है, या फिर आप अपनी दृष्टिहीन हो सकते हैं लाइफ भर के लिए। आपकी किडनी फेल हो सकती है, आप डायलिसिस पे सारी ज़िंदगी डिपेंडेंट हो सकते हैं अगर आपने शुगर अपने टाइमली कंट्रोल नहीं किया तो। इसके अलावा और भी कुछ 2 बड़ी बीमारियां हैं जैसे कि लकवा और स्ट्रोक जिसे बोला जाता है। अगेन इसके चांसेस आपके अंदर बढ़ सकते हैं या आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये सब बीमारियों आपको हो सकती हैं और इनकी अगर आपने शुगर ली टाइमली उस कंट्रोल नहीं किया या फिर आपने और बीमारियों के लिए इसको टेस्ट नहीं कराया तो आप इसके ऊपर इन सब बीमारियों को भी फेस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जो सिर्फ डायबिटीज़ पेशेंट में ही देखने को मिलती हैं या फिर डायबिटीज़ का इलाज करने से कारण हो सकती हैं, जैसे कि इंसुलिन और आप दवाइयां ले रहे हैं तो आपको शुगर एकदम से लो हो सकता है, या अगर आपने अपनी दवाइयों को मिस कर दिया या कोई नया इन्फेक्शन आ जाए तो उसके अंदर ये डायबिटिक कीटो एसिड जिसमें आपके शरीर में पानी की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है और आपको इसके लिए भी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। जब हमारे पास पेशेंट डायबिटीज़ का कुछ कंप्लेंट लेके आता है या फिर उसको हमें लगता है कि इस पेशेंट में डायबिटीज़ हो सकती है तो हम उसको कुछ टेस्ट बताते हैं। उन टेस्टों में सबसे पहले शुगर लेवल है, जैसे कि मैंने बताया, खाली पेट और खाना खाने के बाद, जिसे पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर या फास्टिंग ब्लड शुगर भी बोला जाता है। इसके अलावा कुछ टेस्ट हैं जिसमें हम डायबिटीज़ का दुष्परिणाम जो है जो बाकी अंगों पे है उसको भी चेक करना चाहते हैं और उसी के लिए हम वो टेस्ट भी पेशेंट्स को लिखते हैं, जैसे कि HbA1c। ये वो एक स्पेशल तरह का हीमोग्लोबिन है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि लास्ट 3 महीने में आपके शरीर में, आपके खून में शुगर के लेवल्स कितने रहे हैं या शुगर का कंट्रोल कितना रहा है। अगर आप दवाइयों पे हैं तो वो आप रेगुलरली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इससे हम एक आइडिया या एक पता चल पाता है कि आपका शुगर का कंट्रोल कैसा रहा है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट, किडनी के फंक्शन के टेस्ट जो कि डायबिटीज़ के कारण इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा हार्ट के टेस्ट लाइक ECG और या फिर इकोकार्डियोग्राफी या पेशाब की जाँच, ऐसे कई तरह के टेस्ट है जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ का होने की चांसेस बढ़ते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर इसको हमने सही टाइम से कंट्रोल नहीं किया तो ये इसके दुष्परिणाम हमारे शरीर के हर अंग को देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको टाइम से इसको कंट्रोल किया जाए, चाहे वो बीमारी आपको इंसुलिन से कंट्रोल में आ रही है या फिर दवाइयों से कंट्रोल में आ रही है या फिर आपके सबसे ज़्यादा आपके खाने के रहन सहन और खाने का ढंग और रहन सहन से कंट्रोल में आ रही है। तो इसलिए डायबिटीज़ को सबसे पहले कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। और जब हम डायबिटीज़ की कंट्रोल की बात करते हैं तो 3 सबसे ज़्यादा
ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं, सही ढंग से खाना और सही प्रकार का खाना। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज या आपका डेली का व्यायाम या आपको आपका रेगुलर फिटनेस जो आपके सुबह के लिए भागना या सुबह के लिए सैर के लिए जाना, ये सब चीज़ें हम एडवाइस करते हैं। तीसरी चीज़ हम एडवाइस करते हैं टाइमली या फिर इंसुलिन या ओरल दवाइयाँ, जो भी दवाइयाँ हैं उसको टाइमली लें और उसको रेगुलरली लें। तो अगर आप ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और इन तीनों चीज़ों के बारे में हम आगे भी बताएंगे, अगर हम तीनों चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आप अपने शुगर को बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम सबसे पहले खान पान की बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सही डायबिटीज़ के पेशेंट्स में अगर सही ढंग से खान पान किया जाए या सही तरह का खाना खाना जाए तो आपका शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल रहता है, आपकी जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस है वो भी कम होते हैं। तो उसी दिशा में ये 5 चीज़ें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप अपना खाना एक साथ ज़्यादा खाने की बजाय थोड़ा थोड़ा कम मात्रा में कई बार खाएं। जैसे कि दिन में 5 या 6 बार थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। वो खाना आप बाहर से खाना कम खाएं, अपने घर का बना हुआ खाना साफ़ सुथरा खाएं जो कि कम तेल में बना हो, उसमें सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स हों। उसकी आपकी जो दवाइयाँ, अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो वो इंसुलिन सही टाइम से ली गई हो, उसके बाद आप खाना लें। अगर आप लेट या जल्दी ले लेते हैं तो फिर इंसुलिन का इफेक्ट उसके अकॉर्डिंगली उसके इफेक्ट्स आ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका वज़न। अगर आप सही ढंग से खाना खा रहे हैं तो आप अपने वज़न को कंट्रोल में रख सकते हैं। और वज़न एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे हमने देखा कि अगर इंसुलिन का जो काम करने वाली जो है वो ओबीस पेशेंट्स में या जिन जो मोटापा है उसमें वो इंसुलिन का काम करने की जो क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो अगर आप अपना वज़न कंट्रोल करेंगे तो आप अपनी दवाइयों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने शुगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद पेशेंट हमारे पास बहुत बार पूछता है कि मैं कौन सा खाना खा सकता हूँ या कौन सी चीज़ों का परहेज़ करूँ या कौन सी चीज़ें मैं अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लूँ। अगर उसी दिशा में हम बात करें तो जो कुछ खाने हैं जो हम बिल्कुल परहेज के लिए बोलते हैं, उनमें किसी भी तरह की मिठाइयाँ हो गई, चॉकलेट्स हो गई या टॉफ़ियाँ हो गई या फिर किसी तरह का शहद या जिसमें किसी भी तरह के पदार्थ जिसमें शुगर की मात्रा बहुत अधिक है। इसके अलावा कुछ खाने हैं जो हम कम मात्रा में लेने की सलाह देते हैं कि जैसे कि फलों में आम, इसके अलावा अंगूर, केला, सब्जियों में चाहे वो आलू है या फिर शकरकंदी है। अगर स्नैक्स की बात की जाए तो डीप तला हुआ खाना, ज़्यादा तला हुआ खाना, पराठे, पूड़ियाँ, पकोड़े, अपने क्षेत्रीय के अनुसार आप ये सब चीज़ें अपने डाइट में देख सकते हैं कि इन चीज़ों का ज़रूर परहेज कीजिए। इसके अलावा मदिरापान से बिल्कुल दूर रहिए। और जो कुछ खाना है जो आप अपनी नॉर्मल रोज़ डेली के खाने में उसको बढ़ा सकते हैं वो है हरी पत्तियाँ, टमाटर, खीरा, ककड़ी, छाछ, चाय या कॉफ़ी बिना शक्कर के। मैंने जैसे कि बताया कि हमारे लिए अगर आप अपना खान पान को सही ढंग से अगर निभाएंगे तो आप अपना काम सही कर रहे हैं और डॉक्टर की जो दी हुई दवाइयाँ हैं वो आप पे सही रहेंगी और उसके होने वाले साइड इफ़ेक्ट कम होंगे। ये इतना ज़रूरी है कि ये आपको होने वाली जो मैंने बताया कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं, चाहे वो हार्ट अटैक है या फिर आपकी आंखों पे असर है या आपकी गुर्दों पे असर है, वो सब कॉम्प्लिकेशंस को ये कम करता है और एट द सेम टाइम उसको होने से डिले कर देता है। वो आपको वही कॉम्प्लिकेशन या तो बहुत देर में होंगी या शायद नहीं भी होंगी अगर आप अपने सही ढंग से डायबिटीज़ को कंट्रोल किया, और जिसका मेन पहलू आपका वजन और आपका खान पान है। इसके अलावा अगर आप सही ढंग से खाना खा रहे हैं और सही खाना खा रहे हैं तो अपने वजन को कंट्रोल रख सकते हैं। उस वजन के कंट्रोल रखने के कारण आपकी जो इंसुलिन या बाकी दवाइयों का जो मात्रा है आप उसको कम, आप पाएंगे कि वो कम हो रही हैं और आपका शुगर बेटर कंट्रोल हो रहा है। इस तरह की जब हम ये खान पान की बात करते हैं तो फिर आप डॉक्टर या फिर डाइटिशियन कुछ तरह की डाइट प्लान आपको बताते हैं। पर किसी भी डाइट प्लान जब वो आपके क्षेत्रीय के अनुसार, आपके खान पान के अनुसार आप बनवा सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से उसके बारे में पूछ सकते हैं या फिर अपने डाइटिशियन से उसके बारे में पूछ सकते हैं। पर कोई भी जो डाइट प्लान है उसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका जो खाना है वो तेल से या फिर जो मैंने पदार्थ बनाए उनसे फ्री होना चाहिए। इसके अलावा वो खाना आप थोड़ा थोड़ा मात्रा में कई बार लें, जैसे कि आप सुबह का खाने के बाद एक स्नैक रखें, उसके बाद आप लंच रखें। इससे दो चीज़ें होती हैं कि आपका खाने के इंसुलिन के ऊपर या पैनक्रियास के ऊपर जो है वो दबाव कम पड़ता है, वो इंसुलिन अच्छे से काम करता है। और तीसरी बात, आपको अगर इंसुलिन ज़्यादा चल रहा है तो आपको ब्लड शुगर कम होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयां हैं जो हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं, ये चाहे सल्फोनगाइलूरिया या बाइगोनेट्स है, इन दवाइयों का दो ही काम है। या तो ये हमारे पैनक्रियास से जो बचा हुआ इंसुलिन है उसको ज़्यादा निकालने में हमारी मदद करते हैं, या फिर जो इंसुलिन का जो काम है उसको इम्प्रूव करते हैं और उसको अच्छे ढंग से उसको मदद करते हैं। तो यही दो तरह की दवाइयाँ अभी मार्केट में अवेलेबल है और हम ये अपने पेशेंट्स को मेनली यही एडवाइस करते हैं।
इसके अलावा कुछ पेशेंट्स जो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो पाते हैं या फिर उनको किसी और बीमारियां हैं जहाँ पे ये दवाइयाँ हम दे नहीं पाते हैं, तब हम उन पेशेंट्स को इंसुलिन देते हैं। या टाइप 1 डायबिटीज़ है जहाँ हम सिर्फ इंसुलिन ही दे सकते हैं। ये सब पेशेंट्स में हम इंसुलिन पेशेंट को बताते हैं और टाइमली उसको कैसा लेना है, कैसे अपना ब्लड शुगर चेक करना है और कौन सा इंसुलिन लेना है, ये आप अपने डॉक्टर से पूछिए, वो आपको ज़रूर इसके बारे में ज़्यादा अच्छी सलाह देगा और वो हर पेशेंट के लिए अलग अलग होता है। यही कई तरह के इंसुलिन होते हैं, जैसे रेगुलर इंसुलिन या फिर जो लंबे समय तक काम करने वाले ग्लार्गिन या डेटेमेर इंसुलिन। इनका ये कौन से इंसुलिन कैसे लेने हैं, ये सब आपके डॉक्टर, और कैसे इनकी डोसेज डिसाइड करनी है, कैसे इनका शुगर आपको कितनी बार चेक करना है, अपने डॉक्टर आपको ये इसके बारे में ज़्यादा अच्छे बता सकते हैं। और जब आपको पता चल गया आप डायबिटीज़ हैं, आप अपना इलाज करा रहे हैं, तो इसके अलावा हम आप पेशेंट्स को भी बताते हैं कि आपको अपना शुगर कैसे चेक करते रहना चाहिए। इसके अलावा कौन सी चीज़ें, आपका फास्टिंग शुगर कितना होना चाहिए, जो कि जैसे 110 से कम होना चाहिए, या खाना खाने के बाद पोस्ट प्रेंडियल शुगर 140 से कम होना चाहिए, या HbA1c है वो 7.5 से कम होना चाहिए, या ब्लड प्रेशर आपका है वो 130 से 85 होना चाहिए। क्योंकि आजकल हम पेशेंट्स को घर पर ही टेस्ट करने के लिए एडवाइस करते हैं और उन्हीं को मेंटेन करने के इनको सलाह देते हैं कि अगर आपके शुगर इनसे ज़्यादा एबनॉर्मल चल रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और अपने शुगर को वैसे ही इन टारगेट्स के नीचे ही रखिए, ताकि होने वाली जो डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम से कम आप में देखने को मिले। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, कुछ और सवाल होते हैं पेशेंट्स के दिमाग में, या फिर कुछ अंधविश्वास होते हैं जिनके बारे में और मैं आप खंडन करना चाहूँगा या फिर उनका जवाब देना चाहूँगा उन सवालों का। सबसे पहले लो ब्लड शुगर, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया भी बोला जाता है, ये खासकर पेशेंट्स में जिनमें हमने इंसुलिन या डायबिटीज़ कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं, ये कॉमनली उन्हीं पेशेंट्स में देखा जाता है। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपको ब्लड शुगर कम हो रहा है, तो ये इस बारे में भी हम अपने पेशेंट्स को सलाह देते हैं। जैसे कि पेशेंट को ट्रेमर्स आ जाना, उनको पसीने आना, या ज़्यादा भूख लगने लगना, या उनको कभी झटके आ जाना या कोमा में चले जाना, ये सिम्टम्स अगर आप में आ रहे हैं तो आपको, अगर आप शुगर के भी मरीज हैं और ये सिम्टम्स आप में आ रहे हैं तो आपको पता लगना चाहिए कि आप शुगर कम हो रहा है, और इसको इमीडिएट ही इलाज में लाने के लिए आपको कोई तो मीठा कुछ खाना है, चाहे आप 2-3 बिस्किट खा लीजिए, या कोई टॉफ़ी खा लीजिए, या फिर 1 चम्मच शहद का खा लीजिए, या फिर कोई फ्रूट ड्रिंक या फिर कोई कोला वगैरह ले सकते हैं। अगर आपका ये शुगर 2-3 बार से ज़्यादा एक हफ्ते में कम होता है तो आपके शुगर के लिए जो दवाइयाँ चल रही है या तो वो ज़्यादा हैं या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, तो इसके लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और उनको बताएं कि ऐसे ये सिचुएशन आई थी और आपको ये इतना शुगर कम गया था और आपने वो चेक किया था। कम शुगर होने के कारण क्या है, या तो जैसे मैंने बताया कि आपकी जो दवाइयाँ हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा चल रही हैं, या फिर आप किसी दिन ज़्यादा मेहनत का काम कर लेते हैं तो जो इंसुलिन है वो आपको ज़्यादा यूज़ हो जाती है और आपका शुगर कम हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अपना खाना कोई मिस कर पाते हैं, खाना कोई आप नहीं लेते हैं और आपने दवाइयाँ ले ली, तो फिर से आपका शुगर कम हो सकता है। इसके अलावा जो लोग मदिरापान कर रहे हैं साथ में और इंसुलिन ले रहे हैं, उनमें इनमें शुगर कम होने के चांसेस फिर से बढ़ सकते हैं। दूसरा सवाल कॉमनली हमारे पास आता है कि अपने डॉक्टर को कितनी बार दिखाएं और कब दिखाएं। तो मैं उस बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा कि अगर आपका शुगर एक हफ्ते में 2 बार से कम होता है, 2 बार शुगर लो हो रहा है, तो अपने शुगर के लिए फिर से डॉक्टर से के पास जाएं और अपनी दवाइयों को फिर से एडजस्ट कराएं। या आपका शुगर 240 से ऊपर रहता है तो आपका शुगर अभी भी ठीक कंट्रोल नहीं है, इसके लिए फिर से आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं और आपको लगने लगता है कि आप बीमार हैं, कुछ आपको बुखार आया है या पेशाब में जलन हो रही है या कुछ और बहुत कमज़ोरी लग रही है, तो इसके लिए भी आप डॉक्टर से कंसल्ट रख सकते हैं। और मैं ज़रूर ये सलाह देना चाहूँगा कि कम से कम 3 महीने में एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर से चेक कराएं, अपने शुगर की लैब से चेक कराएं। घर के होने वाले जो ग्लूकोमीटर्स हैं उनमें भी कई बार एरर आ सकता है, इसके अलावा आप लैब से भी वो शुगर रीटेस्ट कराएं और अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें इसके बारे में। इसके अलावा कितनी बार हमें शुगर चेक करें, ये भी क्वेश्चन हमारे पास बहुत कॉमनली आता है। ये हर पेशेंट के लिए अलग अलग है। जो आपका डॉक्टर आपके लिए सोचता है कि आपको कितनी बार टेस्ट करने चाहिए, वो आपके लिए ठीक है। हर पेशेंट के लिए अलग होगा और उसको अपने डॉक्टर से ही सलाह लेनी चाहिए कि आपको कितनी बार शुगर चेक करना है। हाँ, पर अगर आपको लगता है कि मेरा शुगर कम हो रहा है या ज़्यादा है, तो आप उसी टाइम पे शुगर चेक कीजिए और अपने उसका एक शुगर चार्ट बना के रखिए और जब आप नेक्स्ट बार डॉक्टर के पास जाते हैं, अगली बार डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसके बारे में उसको बताएं ताकि वो आपकी दवाइयों को वैसे एडजस्ट कर पाएँ। एक और पहलू पे मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ कि फीट, इसके बारे में आपके पैर, बेसिकली जब भी आपको शुगर है तो आपके पैर वो पार्ट है जिसमें ऐसे घाव हो सकते हैं और ऐसे इन्फेक्शन हो सकते हैं जो काफ़ी टाइम में हील होने में आपका टाइम ले, या फिर बहुत बार हमारे पास पेशेंट सिर्फ इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेके, इन्हीं बीमारियों को लेके आता है।
और अगर आप इनको सही टाइम से पहले पता लगा लें या फिर अपने पैरों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें तो हम ये बीमारी को रोक भी सकते हैं। बिसाइड्स आप अपना शुगर का कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, इसलिए अपने पैरों के नाखून को काट के रखना, उसमें होने वाले कॉर्न या कोई गांठ का सही ढंग से इलाज करवाना या उसको सही ढंग से पता करके अपने उसको डेली पलम स्टोन या वगैरह जो रहते हैं घर पे फटकरी वगैरह रहती है उससे साफ़ करिए। या फिर अपने जब भी आप घर से बाहर निकलें या घर पे भी रहें तो चप्पलें या जूते डाल के ही घर में घूमें, खाली नंगे पैर बिल्कुल घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ में नसों का दबाव के कारण आपकी जो सेंसेशंस हैं वो कम हो जाती हैं। तो आपको कोई भी सुई या कोई और अगर कोई पदार्थ है आपके पैरों पे लगेगा तो आपको कई बार नहीं समझ पाता है। तो इसलिए पैरों को कवर करके रखिए। जब आप टेबल या कुर्सी पे बैठे हैं तो अपने पैरों को टेबल पे रखिए ताकि खून का प्रवाह उसको नीचे की तरफ आ सके और पैरों में खून कम से कम इकट्ठा हो। अंत में मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर हम डायबिटीज़ को सही ढंग से कंट्रोल में रखें और उसको अपने शुगर के नियमित रूप से जांच कराएं, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखें और सही टाइम से अपने जांच कराते रहें तो आप डायबिटीज़ को बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें, तभी आप डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से जरूर बचे रह सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने बता दिया सब कुछ कि क्या क्या कैसे करना चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आदमी जब टेस्ट करवाता है उसके बाद उसको पता चलता है कि शुगर है, उसके पहले कौन सी लक्षण है जिसके वो समझ सके कि हमको ब्लड प्रेशर है, हमको शुगर की बीमारी है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको ज़्यादा प्यास लग रही है या आपको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, रात में उठ के पेशाब जाना पड़ रहा है, आपको कमजोरी लग रही है या आपके पेट में दर्द उठता है, आपको कुछ घाव हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ये कुछ लक्षण हैं जो हमें आइडिया दे पाते हैं कि या आपको एक संदेश दे रहे हैं कि आपको डायबिटीज़ होने का खतरा है या आपकी फैमिली में कुछ लोगों को डायबिटीज़ है, तो फिर से आपको चांसेस हैं कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। अपने टाइम से डॉक्टर के पास जाइए। ये ज़रूरी है कि अगर जितनी जल्दी डायबिटीज़ का पता चल पाए उतना अच्छे से उसका कंट्रोल हो पाएगा और उतने आप डायबिटीज़ से होने वाली बड़ी बीमारियों से बच पाएंगे। आपने बताया कि बार बार प्यास लग रहा है, तो नॉर्मल प्यास का या उसका क्या इंटरवल होना चाहिए या कितना वाटर इनटेक होना चाहिए? इस तरह ये सीज़न के हिसाब से, जैसे आप सर्दियों में हमें कम प्यास लगती है, गर्मियों में हमें ज़्यादा प्यास लगती है। ये जो अब सीज़न चल रहा है बारिशों का, ह्यूमिडिटी होने के कारण हमें ज़्यादा प्यास लगती है। बट आपका पानी पीने के बाद 2 दिन बाद भी आपका सूख रहा है गला, तो ये एक साइन है। इसके बाद आपको रात में उठ के कई बार पेशाब जाना पड़ रहा है या आपके पेशाब में जलन हो रही है जो कि एक पेशाब का इन्फेक्शन को भी दर्शाते हैं, या पेशाब का इन्फेक्शन कई बार हो रहा है, या मोतियाबिंद आपको आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है कई बार, या फिर आपकी वजन ज़्यादा है। तो इन सब अगर आप सब चीज़ों को एक साथ लेंगे तो ज़रूर आपको समझ आएगी कि हाँ मेरे में शुगर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, आप पैरों के बीमारी के बारे में बता रहे थे। कभी कभी क्या होता है कि वो हिल नहीं कर पाता है और बढ़ता ही चला जाता है, और कुछ केस में तो लोग बताते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो क्या है सही है या उसका? इसीलिए मैंने बताया कि अगर आप अपने पैरों के, सबसे पहली बात जरूरी है कि अपने पैरों का ध्यान बात करेंगे। एक दर्शक दिल्ली से हैं, उनका पहले हम लोग प्रश्न लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। हेलो जी। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहती थी कि आजकल कई छोटे छोटे बच्चों में भी डायबिटीज की प्रॉब्लम देखी गई है, तो घर में हमारे जो बच्चे हैं, मतलब हम कैसे कुछ लक्षण या कैसे ध्यान रखें कि जिसे हम गेस कर सके कि शायद ये बीमारी डायबिटीज ना हो। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। ज़्यादातर हम जो देखते थे आज से 10-15 साल पहले या 20 साल पहले, हम ये बीमारी सिर्फ अधेड़ उम्र या पुराने बूढ़े लोगों में देखते थे, पर आज हम ये बीमारी इवन जवान लोगों में या इवन बच्चों में देख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण हमारा रहन सहन है और हमारा खाने का ढंग है। अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने बच्चों में डायबिटीज़ या उनको डायबिटीज़ के खतरे से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो सबसे पहले अपने घर पे खान पान के ढंग को बदलिए। उनको ये बर्गर या फिर कोई भी जंक फूड जिसे बोला जाता है, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इनसे जितनी दूर रखें उतना अच्छा है। चिप्स वगैरह, उनको घर का खाना खिलाइए। और उनके ऊपर अगर वो जो नॉर्मली पहले बच्चे बाहर खेलने जाते थे, आजकल कंप्यूटर और ये टीवी का ज़माना है तो वो घर पे ही बैठे रहते हैं, तो वो जो एक नॉर्मल हमारी एक्टिविटी करने का काम था वो भी बच्चों में कम हो गया है। तो अगर आप वो अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं या अपना रोज़ पार्क में घूमने जाते हैं और अपने वजन पे खासकर ध्यान रख रहे हैं और अपने खान पान पे ध्यान रख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने बच्चों में इस डायबिटीज़ होने के खतरे को कम कर सकते हैं। और इवन आप भी लोग स्वस्थ रह सकते हैं। अगर वही खाना आप लोग भी खाएंगे तो आपके लिए भी वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो आपने सबसे पहले अपने रसोई के खान पान के रंग को बदलिए।
आपने जंक फूड बताया। अच्छा, टॉफ़ीज एंड चॉकलेट्स ये सब भी बच्चे खाते, क्या उससे भी कुछ जुड़ा हुआ है? बिल्कुल। टॉफ़ी और चॉकलेट्स, कोई भी खाना जिसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, अगर आप उसका सेवन कई बार कर रहे हैं दिन में, तो आपका उसका इमीडिएट इंसुलिन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट आपके वजन पे जरूर इफेक्ट पड़ेगा। और वजन अगर आपका ज़्यादा है तो आप में शुगर होने का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि इंसुलिन आप हमारे शरीर में शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो इंसुलिन का जो काम है शुगर को कंट्रोल करने में, वो मोटापे पेशेंट्स में या ओबीस पेशेंट्स में उसका काम काफ़ी कम हो जाता है। उसे रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, वो डेवलप होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए मैं यही बोलूँगा, जंक फूड से कितना हो सके कम रहिए। वो तो कम मात्रा में ठीक है, लेकिन जो बच्चे ज़्यादा खाते हैं, क्या उनको ही केवल वो हो सकता है जो हेरिडिटरी है, या अन्य बच्चों को भी? यही एक वो है कि किस पेशेंट्स में ये शुगर होगा और किस पेशेंट्स में नहीं होगा। आज भी हम ये पता लगा हमारे लिए अभी भी पॉसिबल नहीं हो पाया, या साइंस इतनी तरक्की नहीं कर पाई है कि हम पहले से ही बता पाएँ कि इस पेशेंट में ये खतरा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक और दिल्ली के दर्शक हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया आप अपना सवाल पूछिए। हेलो डॉक्टर साहब, एक्चुअली मैं जो एक डायबिटिक मदर हूँ, मेरे को प्रेगनेंसी के टाइम पे ही शुगर हुई थी। तो मेरा एक ये फियर है कि क्या मेरे बच्चों को आगे डायबिटीज होने की चांसेस हैं, या मतलब मेरे को इस बात की काफ़ी चिंता रहती है, क्योंकि मेरे को प्रेगनेंसी में हुई थी और वो अभी तक मेरी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज हो गई है। तो मेरे को अपने बच्चों का किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए, और मेरा फियर जो है शायद आप समझ पा रहे हो, मैं उसी बारे में कुछ राय आपसे मांगना चाह रही थी। हाँ, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़, जिसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी बोलते हैं, या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट? उनसे संपर्क टूट चुका है लगता है। टाइप 1, जैसे कि मैं आपको दोनों ही डायबिटीज़ के बारे में बताता हूँ। अगर आपके इंसुलिन डिपेंडेंट या टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो डेफिनेटली आपके बच्चों को ये रिस्क है, जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड बीमारी भी है, जेनेटिकल ट्रांसफरेबल बीमारी भी है। अगर आप टाइप 1 डायबिटीज़ है तो आपके बच्चों में ये चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए उन बच्चों को हम टाइमली टेस्ट करते हैं कि उनको डायबिटीज़ है या नहीं है। अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ हैं तो भी आपके बच्चों में ये चांसेस हो सकते हैं, अगर वो आपकी प्रेगनेंसी के टाइम शुगर सही ढंग से कंट्रोल में नहीं रही है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चों को डायबिटीज़ होगी। पर अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ हैं तो इवन ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, और आपके बच्चों के लिए भी ज़रूरी है कि आपके वजन और उनके खान पान के ढंग को कंट्रोल में रखा जाए। और अगर ये टाइप 2 डायबिटीज़ है तो अपने बच्चों में सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि उनका जो खाना है और जो उनका रहन सहन है, उनकी जो एक्सरसाइज करने की प्रक्रिया है, वो अच्छे से मेंटेन रहे, उनके लाइफस्टाइल जिसे बोला जाता है वो अच्छा रहे, तो आप डेफिनेटली आपके बच्चों में डायबिटीज़ नहीं होगी, या फिर उसको सही ढंग से पता चल पाएगा। अच्छा, वजन कम करने के लिए केवल एक्सरसाइज जरूरी है, कुछ उसके साथ डाइटिंग भी करना शुरू करते हैं, तो क्या डायबिटीज़ वाले को डाइटिंग प्रेफर किया जाएगा? बिल्कुल, हम दोनों चीज़ ही एक साथ ही काम करती है। आप सिर्फ सोचें कि मैं एक्सरसाइज कर लूँ या फिर मैं खाना ज़्यादा खा लूँ, ऐसा नहीं, या मैं खाना कंट्रोल करूँ और एक्सरसाइज नहीं करूँ तो भी काम नहीं चलेगा। आपको ये दोनों चीज़ बैलेंस में करनी है। अपने खाने भी जो है शुगर को बिल्कुल परहेज रखना है, साथ में आपको आधा घंटा से पौना घंटा एटलीस्ट ब्रिस्क वॉकिंग या तेज़ चलना जिसे बोला जाता है, या एक्सरसाइज कीजिए। अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, टेंशन कम लीजिए, अपने जो खाना है वो टाइमली लीजिए। आप सुबह शाम का खाना एक फिक्स टाइम पे बांध दीजिए, और उसके इंसुलिन या अगर आप नहीं भी ले रहे हैं तो भी वो फिक्स टाइम पे लीजिए। थोड़ा थोड़ा खाना कई बार खाइए, रादर देन बहुत ज़्यादा खाना एक बार खाइए। हम लोग बात कर रहे थे पैर की बीमारी के बारे में, पैर में जो घाव हो जाता है वो हील करने में टाइम लगेगा, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ, तो भाई पैरों के लिए अगर बेटर है सबसे पहले कि आप वो घाव नहीं हो, तो उसके लिए अपने पैरों के खास ख्याल रखिए, उसको जुराबों से कवर करके रखिए, नंगे पैर कम से कम चलिए, और हो सके तो इवन घर के अंदर भी आप जूते या चप्पल डाल के चलिए। अगर आप बाहर चल रहे हैं तो बंद जूते डालिए रादर देन की सैंडल डालिए, क्योंकि अगर आपको एक बार जख्म हो गया तो आपको बहुत ज़रूरी है कि वो उसको सही ढंग से इलाज हो, नहीं तो वो बहुत लंबा खिंच जाता है और उसके होने वाले आपके शुगर के जो कंट्रोल है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे पहले आप यही कोशिश कीजिए कि वो घाव आपको नहीं हो, और अगर घाव हो रहा है तो आप टाइमली डॉक्टर के पास जाइए, उसका इलाज कराइए, नहीं तो वो बड़ा रूप लेके कई बार आपका पैर भी काटना पड़ सकता है उसको। आजकल उसके लिए स्पेशल शूज, स्पेशल चप्पल आ गए हैं, उसका क्या रोल है? स्पेशल शूज़ और चप्पल हम उन पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। अच्छा, सही है, सबको एडवाइस नहीं करते हैं, हाँ, पर हम कुछ पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं जिनमें बेसिकली शुगर के कारण हमारी नसें पे जो है, हमारी जो सेंसेशन वाली जो नसें हैं उसके ऊपर असर पड़ता है।
और आपको लगेगा कि अगर आपका शुगर काफ़ी देर तक अनकंट्रोल रहा है या डायबिटीज़ काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग जिसे बोलते हैं, तो आपके पैरों में जो नॉर्मली सेंसेशंस हैं, आपका पता लगना सुई का या फिर गर्म ठंडे का पता लगना, वो कम हो जाता है। उस दिशा में आपको कोई भी अगर कोई चोट लगती है तो वो आपको पता नहीं लग पाएगी, और जब लगेगी तो वो काफ़ी बड़ी रूप ले चुकी होगी। तो उन पेशेंट्स में चोट नहीं लगे, इसके लिए हम सॉफ्ट चप्पलें बोलते हैं, जैसे एक नाजुक स्पेशल तरह के जूते जैसे हम बात कर रहे थे, वो एडवाइस करते हैं। पर सबके लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, पर सब जो पेशेंट्स डायबिटीज़ हैं वो इतना ज़रूर ध्यान रखें कि आप नंगे पैर कम से कम चलें, क्योंकि अगर आप में भी कोई जख्म होगा तो वो टाइम लेगा ठीक होने में। तो आप अपने चप्पलें डाल के घूमिए या फिर जूतों से कवर करके ही घर में घूमिए। तो डायबिटीज पेशेंट को हील करने के लिए जो मेडिसिन प्रेफर किया जाता है और जो जनरल लोगों को, उसमें क्या कोई डिफरेंस है कि सेम मेडिसिन को दिया जाता है, लाइक कोई एंटीबायोटिक चला दिया ताकि सूख जाए? ये एक अच्छा आपने प्रश्न उठाया। डायबिटीज़ का मैंने जैसे बताया कि हमारे शरीर का कोई भी अंग नहीं है जो डायबिटीज़ के कुछ न दुष्परिणामों से इफ़ेक्ट नहीं होता है। हर ऑर्गन पे कुछ ना कुछ असर पड़ता है। उसी तरह हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है जो हमें किसी बीमारी से लड़ने के लिए हमें ताकत देता है, या हमें उस बीमारी से लड़ने के लिए डिफेंस प्रोड्यूस करता है, डिफेंस देता है। उसी इम्यून सिस्टम पे भी डायबिटीज़ का असर पड़ता है। तो आपको जो इन्फेक्शन होगा, या तो बहुत सीवियर इन्फेक्शन होगा, उसके चांसेस बढ़ सकते हैं, या इसीलिए जब कुछ इन्फेक्शन जो नॉर्मली हम आदमियों में नहीं देखेंगे या हम अपनी नॉर्मल जनता में नहीं देखेंगे, वो डायबिटीज़ में हो सकते हैं। जैसे फंगल इन्फेक्शंस आप नॉर्मली पेशेंट्स में नहीं देखेंगे, पर डायबिटीज़ में वो फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ जगह के इन्फेक्शन जैसे पेशाब का इन्फेक्शंस या क्रोइंस का इन्फेक्शंस या आपके ओरल इन्फेक्शंस, ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगा तो उस एरियाज़ में इन्फेक्शन होने के चांसेस एक तो बढ़ जाते हैं, और वो इन्फेक्शन कई रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म से भी हो सकते हैं। तो एक और दिल्ली से दर्शक जुड़े हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा एक प्रश्न और है जी। कि अगर कोई पेशेंट एक बार इंसुलिन पे आ जाए तो क्या कुछ आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। क्या एक बार अगर कोई पेशेंट इंसुलिन पे आ जाए तो क्या वो कभी मेडिसिन पे आ सकता है, या सारी उम्र वो इंसुलिन पे ही रहेगा? मतलब जैसे मैं पिछले 12 साल से लगा रही हूँ, तो कुछ डॉक्टर जैसे यहाँ कहीं मैगजीन वगैरह में आता है कि आजकल कई नई मेडिसिन आ गई हैं, तो इज इट पॉसिबल कि एक बार अगर कोई इंसुलिन पे आ गया है तो वो फिर मेडिसिन पे जा सके, या फिर वो सारी उम्र इंसुलिन पे ही रहेगा? अभी तक मैं यही इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश यही डालना चाहूँगा। अभी तक जो इलाज सही टाइम से जो मार्केट में जिसके लिए हर चीज़ का अप्रूवल है वो इंसुलिन के लिए ही है। हाँ, पर इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रही है कि स्टेम सेल्स जिसे बोलते हैं, या फिर कुछ तरह के स्पेशल सेल्स है जिससे हमारे पेनक्रियाज में जहाँ पे इंसुलिन का नॉर्मली हमारे शरीर में प्रोडक्शन होता है, उस तरह के सेल्स में हो जाए। पर अभी भी वो रिसर्च फेसिस में हैं, वो अभी भी मार्केट में, मतलब हम पेशेंट्स के लिए उनको डेली बेसिस पे इलाज नहीं कर रहे हैं, या फिर वो अगर हैं भी तो वो कुछ ट्रायल्स में हैं। तो अगर हम आम जनता को इसको अभी तक भी हम इंसुलिन पे ही रखे हुए हैं, और मे बी आने वाले कुछ सालों में अगर रिसर्च इसी ढंग से अच्छे डायरेक्शन में चलती रही तो मे बी 8-10 सालों में उस डायरेक्शन में भी कुछ आ सकता है। पर अभी मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप इंसुलिन लीजिए और टाइमली लीजिए, इसके साथ अपने डाइट को बैलेंस रखिए। कुछ मरीजों को देखते हैं कि वो लंबे समय से मेडिकेशन पे हैं, तो सोचते हैं कि चलो 1-2 दिन छोड़ दें तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, तो क्या ऐसा करना उचित है? उसके लिए क्या सलाह आपके पास है? शुगर की बीमारी में सबसे बड़ा यही होता है कि आपका इलाज आपकी ज़िंदगी के साथ चलता है। तो बहुत बार होता है कि आपका शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल चल रहा है, आपको लगता है मैं अब दवाइयाँ कम कर दूँ या दवाइयाँ बंद कर दूँ, पर इसके इफ़ेक्ट्स कुछ ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि शुगर के जब बढ़ेगा तो आपको इमीडिएट पता नहीं चलता है, आपको कुछ दिनों में पता चलता है, और वो जितने दिन शुगर बढ़ा रहेगा उसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होंगे। एक तो एक्यूट इफेक्ट्स हो सकते हैं आपके शरीर में, बिकॉज शुगर बढ़ने के कारण पानी एकदम कम होने लगता है, आपको ज़्यादा पेशाब आने लगता है, ज़्यादा प्यास लगती है, तो पानी कम होने के कारण एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, चाहे आपकी किडनी है चाहे आपका ब्रेन है, वो हाई शुगर के कारण उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो अपनी दवाइयों को बिल्कुल टाइमली लीजिए, और साथ में जांच कराते रहिए कि आपकी शुगर कैसे चल रहा है। तो ये दोनों चीज़ आपके सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेंगी, और अगर आप अच्छे ढंग से इसको करेंगे तो यही है कि कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, मैं यही बोलूँगा कि परमानेंट क्योर नहीं है, बट दवाइयाँ इतनी अच्छी हैं और आपकी मदद हो और आपकी सलाह आप डॉक्टर से आप अच्छे से ले रहे हैं, तो आप इसको लाइफ लॉन्ग कंट्रोल कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब बोला, आपने बताया कि कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं, तो इसको देखकर कुछ लोग आजकल अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम लाइक आयुर्वेदा या होम्योपैथ इस पे जाते हैं, दोनों मेडिसिन कंटिन्यू करते हैं, तो उसका क्या लाभ है, क्या हानि है? इस तरह के भी मरीज आप फेस करते होंगे, तो इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? अल्टरनेटिव थेरेपीज चाहे वो होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, हालांकि मैं उस पर एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो विशेष नहीं हूँ, तो उसके कारण एलोपैथिक में क्या दिक्कतें आती हैं? एलोपैथिक में उसके कारण जरूर दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि कुछ लोग ना तो वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ जैसे बोलते हैं फ्रॉड लोग हैं वो कुछ, क्योंकि ये बीमारियों का हमारे पास कोई परमानेंट इलाज नहीं है, ये क्योर नहीं है, तो इस कारण बहुत सारी अल्टरनेटिव थेरेपी है, जैसे कि आपने बताया, बहुत मार्केट में अवेलेबल है, बट अभी तक कोई भी ऐसी थेरेपी नहीं है जिससे हमने देखा कि क्योर हो जाए। ये कुछ देर के लिए कंट्रोल होता है, वो ऐसा भी हो सकता है कि हमारी, जैसे कि हम जो ओरल दवाइयाँ हैं उसको पीस के पुड़िया में दे रहे हैं, तो इसके बारे में कमेंट करना बहुत मुश्किल है, या फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ दे रहे हैं जिससे हमारे बाकी शरीर के ऑर्गन पे इफेक्ट पड़े और कुछ देर के लिए डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाए, आपको लगेगा कि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो गई है, पर इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो ये ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ लेके आते हैं, और तब या तो उनकी शुगर बहुत एडवांस्ड अनकंट्रोल्ड रही होती है, या फिर उनकी जो दवाइयाँ उन्होंने ली, वो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ जो ली, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत घातक हो सकते हैं, वो लेके आते हैं। तो आज जब तक कोई स्ट्रिक्ट एविडेंस नहीं है तब तक आप इससे ज़रूर बचें। एक दिल्ली के दर्शक रोहिणी से सवाल करना चाह रहे हैं, हाउ इसेंशियल इज इट टू गेट द आईज चेक्ड फॉर अ डायबिटिक पेशेंट एंड हाउ ऑफन शुड अ पेशेंट गेट द आईज चेक्ड? जैसे कि मैंने बताया कि जो आँखें हैं हमारी, उस पर भी डायबिटीज़ का असर पड़ता है। आपको मोतियाबिंद, जिसे कैटरेक्ट बोलता है, आप उसको जल्दी देखने को मिलते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट में वो जल्दी हो जाता है, या फिर रेटाइना है, या फिर और रेटाइना बेसिकली दूसरा पार्ट है हमारी आइज़ का जिस पे इसका मेजर इफेक्ट पड़ता है। अगर आपने टाइम से कंट्रोल नहीं किया या अच्छे से कंट्रोल नहीं किया डायबिटीज़, तो ये दोनों चीज़ आपको देखने को मिलती हैं। तो इसलिए अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं तो आप अपने आइज़ को ज़रूर टेस्ट कराएं। अगर आप एटलीस्ट 2-3 महीने या 6 महीने में, या फिर आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, आपको कोई सिम्टम आ रहे हैं, या आपको दिखने लगता है कि आपकी आंखों में सफ़ेदपन आ रहा है, वो मोतियाबिंद जिसे बोलते हैं, या फिर आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, या नज़र की जो आपकी दृष्टि है वो एकदम से काफ़ी कम हो रही है, या आपके चश्मे का नंबर बहुत जल्दी बढ़ रहा है, तो ये सब आपके सिम्टम्स हैं जो कि आप अपने डॉक्टर को जल्दी कंसल्ट कीजिए और आपका टेस्ट कराइए। कितनी फ्रीक्वेंट कराना है ये अभी भी कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है, बट हाँ मैं यही बोलूँगा कि अगर आप डायबिटीज़ जितनी लंबी है उतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कॉम्प्लिकेशंस आप में होंगे, और उसके लिए आप अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या कोई भी फिजिशियन शुगर डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट को जरूर कंसल्ट कीजिए। ये सब तो हम लोग बात कर रहे हैं एक सिंगल डायबिटीज़ का। अगर आजकल जो जिस तरह से लाइफ स्टाइल लोगों का हो गया है, देखा जा रहा है कि डायबिटीज़ के साथ ब्लड प्रेशर भी है या दूसरे बीमारी भी हैं, तो एक कम्बिनेशन ऑफ डिजीज जब हो तो उस केस में क्या प्रिकॉशन और किस तरह से मेडिकेशन, और कौन कौन मेडिसिन, जैसे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज एक साथ, तो कौन कौन मेडिसिन मना हो, जो प्रोहिबिटेड हो, तो इस तरह के कुछ दवाइयाँ क्या हो? ज़रूर, इनकी कुछ दवाइयाँ हैं जो हम अपने पेशेंट्स को नहीं देते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स है, उसमें जो शुगर आपका जो कम होगा, अगर हम आपको दवाइयाँ रखी हुई हैं, शुगर की दवाइयाँ रखी हुई हैं और बीपी की भी दवाइयाँ रखी हुई हैं, तो बीपी की कुछ दवाइयों के कारण आपके जो सिम्टम्स हैं, जो शुगर कम होने के सिम्टम्स हैं, जैसे चक्कर आ जाना या फिर एकदम से ट्रैमर्स होना या बॉडी का हिमिलाना, या जो अर्ली साइंस है आपको पता लगने लगता है कि आपका शुगर कम हो रहा है, वो सिम्टम्स आपके छुप जाएंगे। तो इसलिए हम ये ध्यान रखते हैं कि अगर पेशेंट को बीपी है और शुगर है तो वो दवाइयाँ नहीं दी जाए जिससे उसके हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स को उसको अर्ली डिटेक्ट ना हो पाए। इसके अलावा ये दोनों बीमारियाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये दोनों बीमारियों से हैं तो आपका हार्ट डिजीज़ होने का या आपके ब्रेन डिजीज़, स्ट्रोक होने का या फिर इस्चीमिया, माइकार्डियल इस्चीमिया, इन्फेक्शन होने का जो चांसेस है, हार्ट अटैक जिसे बोलते हैं, उसके होने के चांसेस और कई गुना बढ़ जाते हैं। तो अब आप एक बड़ी बीमारी को ये 2-3 बड़ी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए अब आपको ज़रूरी है कि आपको शुगर भी अपने सही टाइम से चेक कराना पड़ेगा और दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी और अपने बीपी की भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि लाइफस्टाइल और बेसिकली डायबिटीज़, अपना खान पान को, इसको भी उतना ही कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है जब आप ये दवाइयाँ लें, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में ही अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे रादर देन आप एक चीज़ लें और दूसरी चीज़ छोड़ दें। लाइफ स्टाइल में क्या आइडियल लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए एक व्यक्ति का? आइडियल लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले अपने बुजुर्गों से ज़रूर लीजिए जो इतने उम्र जिए हैं। आप अपने टाइमली सुबह या शाम में जब भी आधा घंटा ज़रूर एक्सरसाइज कीजिए।
आपकी बॉडी के वेट के हाइट के अनुसार से एक आइडियल बॉडी वेट होता है जो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, या फिर ये नेट पे फ्रीली अवेलेबल है जिसे BMI भी बोलते हैं। आपका वजन उसी BMI से कम होना चाहिए, उसी BMI में ही रहना चाहिए, ना तो ज़्यादा कम होना चाहिए ना ज़्यादा उससे होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो आजकल का जो लाइफस्टाइल है टेंशन वाला, उसे कम रखिए। आपके अगर आप टाइप ए जिसे बोलते हैं पर्सनालिटी अगर हैं तो उसको कंट्रोल कीजिए। इसके अलावा अगर आप खान पान में देखें तो आपका जो फूड है वो टाइमली होना चाहिए। अगर आप नाश्ता कर रहे हैं, वो ये नहीं है कि आप नाश्ता और दोपहर का खाना एक साथ कर लेंगे, ऐसा नहीं। नाश्ते का टाइम नाश्ते के टाइम पे होना चाहिए, लंच जिसे बोलते हैं दोपहर का खाना वो दोपहर के टाइम में होना चाहिए। तो आप टाइम से खाना खा रहे हैं, आप अपना टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं या सुबह शाम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसे लाइफस्टाइल गुड लाइफस्टाइल आई कैन से। मॉर्निंग एक राजस्थान जयपुर से दर्शक हैं, उनका प्रश्न है, डज टेकिंग इंसुलिन हैज़ एनी साइड इफ़ेक्ट्स? इंसुलिन के इमीडिएट जो साइड इफ़ेक्ट यही है कि इंसुलिन बिकॉज अगर आपकी बॉडी के जो शुगर है उस इंसुलिन के अकॉर्डिंगली उतना नहीं है, तो सबसे पहला काम है कि आपका शुगर लो हो जाएगा और आपको वो लो शुगर के सिम्टम्स आने लगेंगे, और लो शुगर कई बार आपके लिए काफ़ी घातक भी साबित हो सकता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इंसुलिन लेने से आपके वजन गेन जिसे बोलते हैं, थोड़ा सा वजन बढ़ता है। इसके अलावा कुछ टाइम बाद वो इंसुलिन जो पुराने तरह के इंसुलिन थे, जो ह्यूमन इंसुलिन नहीं होते थे, नॉन ह्यूमन इंसुलिन होते थे, उससे रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता था और उनसे साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिलते थे। पर आजकल जो ह्यूमन इंसुलिन आ रहे हैं जिसे रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बोलते हैं, वो जेनेटिक ढंग से बनाए गए हैं, बहुत प्यूरीफाइड इंसुलिन है, उनसे जो रिएक्शंस होने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम है, और मैं यही बोलूँगा नेग्लिजिबल हैं। तो अगर हम उनको छोड़ दें तो मेजर जो दो इफेक्ट है, या तो आपका लो शुगर हो सकता है या फिर आप धीरे धीरे वो रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। ये एक दुष्परिणाम दिखते हैं। हम लोग बात करते हैं लाइफ स्टाइल पे, तो मॉर्निंग में उठने का समय एक निर्धारित करना चाहिए, जैसे या हाफ एन आवर 1 आवर का गैप चलेगा? ये सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे पास जैसे हम ही डॉक्टर हैं, हम नाइट की ड्यूटी कर रहे हैं। बट आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके दिन में, आपके 24 घंटे में आप आधे से पौना घंटा या 1 घंटा जरूर उस एक्सरसाइज को दें। आप रेगुलर सैर पे जाएं। आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में जाके ज्वाइन कीजिए, पर आप पार्क में या अपने आसपास रोड पे आप अच्छे से सैर के लिए जा रहे हैं। अपना खाना, अगर आप चाहे नाइट शिफ्ट कर रहे हैं या डे शिफ्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट आपका खाना जो है वो टाइम से लिया गया है। अगर आप 2 बजे दोपहर का लंच करते हैं तो 2 बजे लीजिए उसको, कभी 4 बजे मत लीजिए, कभी 1 बजे मत लीजिए, क्योंकि आपकी जो बॉडी के जो प्रक्रिया है वो उसी तरह से एडजस्ट होती है। इसके अलावा खाने को एक साथ मत लीजिए, जैसे सुबह का खाना मिस कर गए तो दोपहर का खाने के साथ ज़्यादा खाना ले लिया, ऐसा नहीं। आप अपना खाना थोड़ा मात्रा में, जैसे हम बहुत बार डायबिटीज पेशेंट को बोलते हैं कि दिन में 4-5 बार खाइए, पर थोड़ा थोड़ा खाइए। और बाकी जैसे लेट उठे तो लेट उसी समय चले जाएं वॉकिंग के लिए? जब भी आपकी कंफर्टेबल है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सुबह उठ के जाइए, सुबह अर्ली मॉर्निंग जाइए। वो सुबह अर्ली मॉर्निंग हम इस अर्ली सुबह जो उठने के लिए है कि तब थोड़ा वातावरण साफ रहता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार सुबह उठ के जाइए। जैसे आपकी नौकरी के हिसाब से आपको कब टाइम मिलता है, शाम में टाइम मिलता है या सुबह टाइम मिलता है। दिन में ज़रूर गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो आप अगर हैवी सैर पे जाएंगे तो पसीना ज़्यादा आएगा, अगर वो अवॉइड कर सकते हैं तो करिए। पर अदरवाइज आधा पौना घंटा जरूर डिवोट कीजिए कि आप अपना एक्सरसाइज को रेगुलरली कर पाएं। किसी समय एक समय आप आधा से 40 मिनट का वॉकिंग जरूरी है, और उससे शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, आपका वजन कंट्रोल में रहता है और शुगर लेवल कंट्रोल। और खाने की बात कर रहे थे, जो उस तरह आपने बताया भी था कि सलाद और उस तरह से, अब जब किसी को इच्छा हो कभी कभार कि हम शुगर, क्योंकि जनरली अटेम्प्ट लोग करता है कि नहीं हमको ये खाना है, जब मना हो तो ज़्यादा, तो उस केस में क्या आपका सजेशन है? जैसे कि मैंने बताया कि कुछ खाने हम मना करते हैं काफ़ी, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार बिल्कुल ही वो खाने से बिल्कुल बंद करें। पर अगर आप जैसे इंसुलिन ले रहे हैं, आपको पता है कि मैंने अभी एक मिठाई खानी है, तो अपने इंसुलिन को 2 यूनिट बढ़ा के ले लीजिए। अच्छा। पर इसको कम से कम रखिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि या अगर आपको खासकर पता नहीं है कि उस मिठाई में कितनी कैलोरीज हैं या कितना शुगर है, तो ज़रूरी है। या फिर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो आते हैं उसको इस्तेमाल कीजिए। उसको भी हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में मैंने बताया नहीं ज़्यादा, बट हाँ, वो मार्केट में काफ़ी तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अवेलेबल है। कौन सेफ है, क्या कैसे लेना चाहिए, इसके बारे में बता दें तो लोगों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। सेफ अभी तक इनके ऊपर लॉन्ग टर्म ट्रायल्स नहीं हुए हैं, तो इसलिए बोलना कि सभी सेफ हैं ऐसा बोलना भी मुश्किल है। पर हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप उनको कंट्रोल मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी डाइट में, जैसे आपका मन करता है कि मुझे अभी गुलाब जामुन खाना है, तो उस दिन वो आर्टिफिशियल स्वीटनर से बना हुआ गुलाब जामुन खा लीजिए, रादर देन आप नॉर्मल शक्कर से बना हुआ गुलाब जामुन खाएं। तो उस तरह आपकी जरूर मदद करेगा। तो एक लिमिटेड अमाउंट में अगर आप ले रहे हैं तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर एट प्रेजेंट दे आर सेफ, एट दैट मच इट्स सेफ।
एक पंजाब से दर्शक हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन है कि जो HbA1c का टेस्ट है। हेलो जी जी, हाँ जी, मेरा जो सुन रहे हैं आप अपना हाँ जी, सवाल? उसका एवरेज वैल्यू जो 5 आया है, सो एक्चुअली कितना होना चाहिए, जो कितना ठीक है? HbA1c जिसे ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन भी बोला जाता है, इसकी नॉर्मल जो लैब वैल्यूज़ हैं वो डिफर करती है, पर 4 से 7 ये नॉर्मल है। आपका 5 आया है तो आपका शुगर काफ़ी कंट्रोल्ड है। हम नॉर्मली जो अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि ये HbA1c 7.5 से कम होना चाहिए। आजकल कुछ गाइडलाइंस इसको 6.5 या 7 भी बोल रहे हैं, बट 7.5 से एटलीस्ट इंडिया में हम यही बोलते हैं कि 7.5 से जरूर इसको कम ही रहना चाहिए। आपका 5 है तो मैं यही बोलूँगा आपका डायबिटीज़ बहुत अच्छे से कंट्रोल्ड है और इसको ऐसे ही मेंटेन रखिए। अच्छा, एक तो HbA1c से टेस्ट करने का, एक जो पहले का था फास्टिंग और उस तरह से, तो क्या दिस वन इज बेटर या दैट वन? नहीं, ये दो अलग अलग तरह के टेस्ट हैं। शुगर फास्टिंग या पोस्ट प्रेंडियल आपको इमीडिएट वैल्यू के बारे में बताता है कि आज का दिन का शुगर आपका कैसा है, या कल का शुगर आपका कैसा था, या रात का शुगर आपका कैसा था जब आपने फास्टिंग कराया। जो HbA1c है, ये आपके शुगर के कंट्रोल जो लास्ट 3 महीने में कैसा रहा है। कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट आते हैं हमारे पास कि 2 महीने उनका शुगर बहुत ही अनकंट्रोल रहा है, और अब जब अपने डॉक्टर को दिखाने जाना है तो आप अपना नियमित से 2-4 दिन दवाई टाइम से ले रहे हैं, आप आके हमारे पास तब आएंगे, हम जांच करेंगे तो शुगर एकदम ठीक दिखेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका शुगर ठीक रहा है, क्योंकि शुगर सारा टाइम आपका उस मात्रा में जो कंट्रोल है वो एडुकेट रहना चाहिए। इसीलिए हम ये HbA1c कराते हैं, जिससे लास्ट 3 महीने में आपका शुगर का कंट्रोल कैसा रहा है, आपकी दवाइयों का जो हमने दी है उसका इफेक्ट कैसा रहा है, उससे हमें आइडिया लगता है। 3 महीने का आइडिया। तो इस HbA1c कराने के बाद भी वो कराना जरूरी है, जो इमीडिएट वाला? क्योंकि HbA1c शुगर की वैल्यू नहीं देता, वो एक ओवरऑल कंट्रोल की वैल्यू देता है। की वैल्यू। शुगर इमीडिएट जो वैल्यू है कि ये 180 है या 200 है, जिसकी हम अपनी दवाइयों को एडजस्ट करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं, वो जो शुगर की वैल्यू है वो फास्टिंग या पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर से आती है, या फिर कोई रैंडम ब्लड शुगर से। तो एक तो हुआ जो डायबिटीज होने का कारण लाइफ स्टाइल है, दूसरा क्या ऑर्गन जैसे कि किडनी या KFT जो या लिपिड प्रोफाइल, क्या उसके कारण भी किसी में डायबिटीज होने की संभावना बढ़ती है? किडनी होने से डायबिटीज नहीं हो सकता, बट हाँ, डायबिटीज होने से आपको किडनी डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, लिपिड प्रोफाइल में चेंजेस क्यों? इसके अलावा जब आपकी किडनी या तो एंड स्टेज पे आ गई है या आप डायलिसिस पे हैं, तो आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन नॉर्मली किडनी से ही बाहर निकलता है हमारी बॉडी से। तो आपको पहले ही आपको उस स्टेज तक नहीं पहुंचना है, इसलिए आपको अपने शुगर को टाइमली कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये आपकी किडनी को इफेक्ट कर सकता है, आपकी आंखों को इफेक्ट कर सकता है, ब्रेन को इफेक्ट कर सकता है, और हार्ट को, ऑलमोस्ट हर ऑर्गन को इस पर कुछ ना कुछ असर पड़ सकता है। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, अगेन शुगर से कोलेस्ट्रॉल के ऊपर आपका डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, तो आप इसीलिए हम अपने पेशेंट्स को लिपिड प्रोफाइल कराने के लिए भी एडवाइस करते हैं। और अगर उनका शुगर बढ़ा हुआ है और साथ में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो कुछ तरह की स्पेशल कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की दवाइयाँ भी उनको एडवाइस करते हैं। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे खान पान और लाइफ स्टाइल, तो ये दोनों सुधारने के बाद आपके पास पेशेंट आए होंगे, आप देखो कितने % चांस रहता है कि नॉर्मल आ जाए? सबसे पहले अगर एक तो चीज़ है कि कुछ पेशेंट्स में अगर हम एडिक्वेट डाइट जो लाइफ स्टाइल है और जो डाइटरी मॉडिफिकेशन अगर वो एडवाइस करें, अगर उस पर ही कंट्रोल हो रहा है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम डायबिटीज़ के लिए दवाइयाँ चालू करें। बट 90%। एक और दर्शक पंजाब से है, उनका प्रश्न लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। जी, आप प्रश्न पूछिए। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है कि नॉर्मली डायबिटिक को कौन सा फूड या कौन सा फ्रूट्स जो है वो अवॉइड करना चाहिए नॉर्मली? कुछ जो फ्रूट्स जैसे आपने बोला, आम हो गया, केला हो गया, और इसके अलावा ग्रेप्स जिसे बोलते हैं, अंगूर जो हैं, ये डेफिनेटली अवॉइड करने चाहिए। इसके अलावा सब्जियों में आलू की मात्रा को कम रखना चाहिए। इसके अलावा शकरकंदी या अरबी है, जो ग्राउंड के नीचे उगने वाले वेजिटेबल्स हैं, उसको कम मात्रा में लेना चाहिए। इसके अलावा पराठे, पकोड़े, सब्जियां, जो भी फ्राइड फूड्स जिसे बोलते हैं, डीप फ्राइड फूड्स, उसको कम से कम लेना चाहिए। एक आंध्र प्रदेश से दर्शक हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नमस्ते नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार। हेलो जी, हाँ जी। हमारे बीवी को 10 साल से शुगर पेशेंट है। हेलो जी जी, सुन रहे हैं, आप पूछिए।
అవును वो 180 वो फ्रूट्स कौन से खा सकते हैं सर? हाँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ी सी तेज बोलिए। थोड़ी सी तेज बोलिए। हेलो जी हेलो जी जी, सुन रहे हैं, आप प्रश्न पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। फ्रूट्स कौन से नहीं खा सकते थे? उनका खान पान से क्या नहीं खा सकते हैं, यही प्रश्न है। 10 साल से उनको शुगर है। जैसे कि मैंने बताया कि मिठाइयाँ बिल्कुल परहेज हैं। इसके अलावा चॉकलेट्स, कैंडीज़, जो टॉफ़ियाँ हैं, या फिर शक्कर, किसी भी फूड में जिसमें शक्कर की मात्रा बहुत ज़्यादा है उसको परहेज रखिए। जिस फूड में जैसे कि फैट से बना हुआ है या डीप फ्राइड फूड्स है उसको अवॉइड कीजिए। फलों सब्जियाँ जैसे अभी हम बता रहे थे कि आम, केला, इसके अलावा ग्रेप्स, इनसे अवॉइड कीजिए। सब्जियों में फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, सब्जियों में जैसे कि आलू या फिर शकरकंदी या अरबी, इनसे परहेज कीजिए। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि डीप फ्राइड या फिर देसी घी जिसे बोलते हैं, और अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उससे परहेज कीजिए। एक गुजरात से दर्शक हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। कृपया आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी साहब, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, जी हेलो। जी जी, पूछिए, सुन रहे हैं। हाँ साहब, मेरी हार्ट की 2 नलियां ब्लॉक है। अच्छा, और डायबिटीज भी बहुत रहता है, तो मुझे क्या क्या चीज खानी चाहिए? क्या क्या चीज़ खानी चाहिए? जैसे कि आपने बताया कि आप ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ जैसे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ भी से ही पीड़ित हैं और साथ में डायबिटीज़ है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका डायबिटीज़ का जो लेवल है, जो कंट्रोल है, बहुत अच्छे से मेंटेन रहे। क्योंकि आप फर्दर रिस्क फैक्टर में आते हैं कि आपको कभी भी ये जो आपकी जो नलियाँ हैं, जो हार्ट की नलियाँ हैं, वो आपको कभी दुख ना पहुँचाएँ। कौन से फूड, जैसे अभी मैंने बताया कि खाने चाहिए, हरी सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। और इसके अलावा जो सलाद हैं जैसे कि ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, घर पे साफ़ सुथरा कटा हुआ, इसको खाइए। अगर आप चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो उसको बिना शुगर के पीजिए। इसके अलावा आप अपने फूड में आप ब्रेड वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, चावल से बचिए, और अपने वेट को भी कंट्रोल कीजिए। तो आपको ये अपना जो डाइट है, एक तो ये डाइट कंट्रोल रखना है, दूसरा जो आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई हैं, चाहे वो हार्ट के लिए प्रिस्क्राइब की गई हैं या डायबिटीज़ के लिए की गई हैं, वो टाइमली लीजिए और उनको टेस्ट कराते रहिए, चाहे वो HbA1c टेस्ट है, चाहे वो लिपिड के टेस्ट हैं, या फिर आपके हार्ट के बाकी ECG हैं या इकोकार्डियोग्राफी है, वो रेगुलरली आपके जैसे डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं उसके कंट्रोल में रखिए। डाइट बहुत ज़रूरी है। डाइट अगर आप छोड़ देंगे तो वो दोनों, आपकी जो भी दवाइयाँ हैं वो उतनी इफेक्टिव नहीं रहेंगी। तो डाइट प्लस आपकी दवाइयाँ, दोनों चीज़ साथ साथ चलेंगी आपके लिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और देखने को मिलता है, कभी कभी लोग दवा तो ले लेते हैं, लेकिन उसके कुछ अंतराल के बाद खाने में देर हो गई तो काफ़ी स्थिति खराब हो जाती है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले एक उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं, उनका हम लोग प्रश्न लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ सर, मेरा कहना है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में शुगर की मात्रा कितनी होती है, उसका लेवल कितना होता है? आप नॉर्मल शुगर लेवल पूछना चाह रहे हैं? हाँ, आप नॉर्मल शुगर लेवल पूछना चाह रहे हैं? हाँ तो सवाल है एक जनरल आदमी के। जनरल आदमी में शुगर जो होता है फास्टिंग से 7, जो खाली पेट जो शुगर बोलते हैं उसे वो 80 to 120 तक होता है, और खाना खाने के बाद ये 110 to 140, 150 तक चला जाता है। पर हाँ, हम अपने पेशेंट्स को जो नॉर्मली एडवाइस करते हैं कि अगर आप शुगर की मरीज हैं तो आपका फास्टिंग जो शुगर है वो लेस देन 110 होना चाहिए, और खाना खाने के बाद का शुगर लेस देन 140 होना चाहिए। एक पंजाब से दर्शक हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। कृपया अपना सवाल पूछिए। हेलो जी। हेलो। हाँ जी, आप पूछिए अपना प्रश्न। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन है कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो हम लोग कितना यूज कर सकते हैं, और क्या इनके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं कि नहीं होते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए? जैसे कि मैंने बताया कि इनके ऊपर अभी तक भी ये अभी रिसेंटली मार्केट्स में आए हैं, तो इनके ऊपर लॉन्ग टर्म ट्रायल्स नहीं हुए हैं कि ये कितने सेफ हैं। तो अगर आप अपना आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेते हैं तो वो एक कम मात्रा में और एक लिमिटेड, जब आपको मन कर रहा है तभी उसको यूज़ कीजिए, रादर देन डेली आप सब चीज़ें आर्टिफिशियल स्वीटनर से बनाने लगे। ये मैं अभी एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि अभी तक भी इनके सेफ ट्रायल्स जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं वो अभी तक हमें क्लियर नहीं है।
बट हाँ, अभी आप ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं थोड़ी बहुत अमाउंट में, और अपने रेगुलरली अगर आपको किसी चीज़ को मिठाई खाने का मन है तो वो उस टाइम पे ले सकते हैं, एक कम मात्रा में एक सेवन कर सकते हैं जरूर। हम लोग बात कर रहे थे कि दवा खाने के बाद कितने इंटरवल के बाद फूड इंटेक होना चाहिए। जैसे कि ये डिपेंड करता है कि हर दवाइयों का कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं। कुछ दवाइयाँ जो होती हैं उनका जो, जैसे इंसुलिन है अगर हम बात करें तो इंसुलिन जो रेगुलर इंसुलिन है वो 15 से 20 मिनट के बाद उसका इफेक्ट आ जाता है। तो हम एडवाइस करते हैं कि आपका खाना जो है आपके इंसुलिन के 15 मिनट बाद, अगर आप रेगुलर इंसुलिन ले रहे हैं। इसके अलावा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ले रहे हैं, वो पूरी बॉडी में आपका बेसल इंसुलिन या फिर एक नॉर्मल लेवल मेंटेन करके रहते हैं, उसके खाने से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर आप रेगुलर इंसुलिन ले रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका खाना अगले 15 मिनट से आधे घंटे में ज़रूर आप खाना खा लीजिए, नहीं तो आपको वो लोअर शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं। क्या क्या उसका इफेक्ट हो सकता है? वही हाइपोग्लाइसीमिया, आपके शुगर एकदम से कम हो जाएगा। तो ब्रेन और हार्ट आपके दो ऐसे बड़े ऑर्गन हैं जो शुगर के ऊपर एकदम डिपेंडेंट है। तो आपका ये शुगर इमीडिएट कम होते ही सबसे पहले ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आता है, वो आपको चक्कर आने लगेंगे या फिर एकदम पसीना आने लगेगा। सिंपैथेटिक सिस्टम जो हमारा ब्रेन का वो एक्टिवेट हो जाता है, उसके कारण आपको हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपके हाथ में ट्रेमर आने लगेंगे, या आपको एकदम से भूख लगने लगेगी, आपके मूड स्विंग्स आने लगेंगे, और अगर शुगर बहुत ज़्यादा कम हो गई है तो आपको झटके भी आ सकते हैं और आप कोमा में जा सकते हैं। तो इसीलिए शुगर कम होने के दुष्परिणाम काफ़ी घातक हैं और जो इमीडिएट हो सकते हैं। तो इसलिए आपका शुगर और इंसुलिन की जो टाइमिंग है, आपके जो फूड और इंसुलिन की जो टाइमिंग है, वो बिल्कुल आपके डॉक्टर की सलाह माने और उसी टाइम पे लें। डॉक्टर साहब, समय कम है इसलिए हम लोग डायबिटीज़ पर बहुत चर्चा की है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि वायरल फीवर और लूज मोशन से इस बरसात के मौसम में ज़्यादा होता है। इस पर भी 2-3 मिनट आपका अगर मार्गदर्शन हो तो लोगों को बेनिफिट होगा। ये एक्चुअली हर साल हम देखते हैं कि बारिश के टाइम पे एक वायरल फीवर्स या फिर मलेरिया, टाइफाइड, या जो मच्छर से होने वाली बीमारियां हैं या टाइफाइड खाने पीने से होने वाली बीमारियां हैं, उनके जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो खासकर आप पहले तो परहेज़ ही कीजिए, मच्छर अपने घर पे मच्छर के आसपास की ब्रीडिंग को अलाउ मत कीजिए, पानी इकट्ठा मत होने चाहिए, अपने कूलर का पानी या फिर अपने घर पे कोई पॉट का पानी उसको चेंज कर दिए या फिर उसको बाहर फेंक दीजिए। इसके अलावा अगर आपको वायरल फीवर हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए घर पे ही। आप अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो अपने टाइम से अपने डॉक्टर के पास जाइए। इसके अलावा क्योंकि ये डेंगू का सीज़न भी अभी स्टार्ट होने वाला है तो हम एडवाइस करते हैं अगर आपको बुखार आता है, तेज़ बुखार आता है तो पैरासीटामोल लीजिए, और ब्रूफिन या फिर अदर एनसेड्स जो दवाइयाँ होती हैं, चमफ्टाल है, ये सब दवाइयों से परहेज़ कीजिए और स्वस्थ रहिए, अच्छा खाना खाइए। नहीं, जैसे बुखार आया तो उसमें क्या प्रिकॉशन लेके, सब लोगों के पास संभव नहीं कि वो डॉक्टर के पास जाए या हॉस्पिटल में जाए, तो टेम्पररी रिलीफ के लिए जो SOS होता है वो क्या करें? सबसे पहले अगर आपको बुखार ज़्यादा तेज़ आ रहा है तो पैरासीटामोल ही लीजिए, रादर देन आप ब्रूफिन जो कॉम्बिफ्लैम या फिर और तरह की दवाइयाँ हैं वो अवॉइड कीजिए, और पैरासीटामोल जैसी दवाइयाँ ही, क्रोसिन जो हैं, उन्हीं को ज़्यादा सेवन कीजिए, क्योंकि डेंगू के उसमें अगर आप दूसरी दवाइयाँ लेंगे तो उस पर प्लेटलेट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा आपकी पानी जो है, डेली की रिक्वायरमेंट पानी की बढ़ जाती है। इस पर चर्चा करेंगे। पंजाब से दर्शक हैं, उनका सवाल हम लोग लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। मेरा क्वेश्चन है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनको नॉर्मली कुछ वीकनेस ही महसूस होती है क्योंकि डाइट कंट्रोल पे वो खाना खा रहे होते हैं, तो क्या उनको कुछ मल्टीविटामिन या कुछ आयरन डेफिशिएंसी की कुछ मेडिसिन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? थैंक यू। मैं यही बताना चाहूँगा कि मल्टीविटामिन या फिर आयरन आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको लगेंगे, वो डाइट के कारण नहीं हो रहा है आपकी जो कमजोरी है। अगर आपने अच्छा खाना, बैलेंस डाइट, जब डाइट की बात चल रही है तो ये नहीं है कि आपने कम खाना है, कम का मतलब नहीं है, आपने बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस में आपका कार्बोहाइड्रेट्स, आपकी जो सब्जियां हैं या फिर आपकी रोटी है या फिर दालें हैं या फिर दही है, वो सही मात्रा में है। या अगर आप मीट खाते हैं तो वो उसको कुक्ड फूड ज़्यादा लीजिए रादर देन डीप फ्राइड फूड्स लीजिए। कम या ज़्यादा ये मतलब नहीं है जब हम बैलेंस डाइट बोल रहे हैं, हमारा मतलब है कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो आपको मल्टीविटामिन या आयरन सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ पेशेंट्स में इसकी ज़रूरत हो सकती है, अगर उनको पहले से ही कोई बीमारी है या फिर कुछ और दिक्कत चल रही है, वो खाना नहीं ले पा रहे हैं या अल्कोहल जैसे पेशेंट्स होते हैं वो और नॉर्मल फूड नहीं ले पाते, तो उस सिचुएशन में ज़रूर उनको हम मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन के लिए बोलते हैं। बट एज ए रूटीन हम हर पेशेंट को ऐसा नहीं बोलते कि मल्टीविटामिन आपको लेने ही है। हम लोग बात कर रहे थे बुखार में पैरासीटामोल, जैसा कि आपने कहा, तो कुछ लोग क्या करते हैं, पैरासीटामोल के साथ साथ एंटीबायोटिक भी शुरू कर देते हैं। क्या ऐसा करना उचित है या कब करें?
यही एक बहुत बड़ी बात है कि वायरल जो फीवर है उसमें एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं होता है। एंटीबायोटिक उसके लिए टोटल बेकार है। पर ये पता लगाना पाना कि ये वायरल है या दूसरे बुखार है, ये लगाना पाना मुश्किल है। तो शुरू में अगर आपको पहले 1-2 दिन बुखार आ रहा है तो एंटीबायोटिक से परहेज़ कीजिए। ये नहीं है कि आप घर पे जो पड़ी है एंटीबायोटिक या तो खुद से सेवन कर लीजिए। इसके लिए अपने डॉक्टर को दिखाइए। अगर वो सही समझते हैं कि आपको एंटीबायोटिक दी जानी चाहिए तभी लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। वायरल फीवर के लिए आप क्योंकि वायरल फीवर अपने आप ही सबसाइड कर जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपको सिर्फ पानी पीना है और अपना डाइट के ऊपर कंट्रोल रखना है। यही 2-3 चीज़ों से ही आप वायरल फीवर से वैसे निदान पा पाएंगे। और पैरासीटामोल जो SOS अगर आपको ज़रूरत है, आपके बुखार आ रहा है 2-3 बार, तो वो ले लीजिए। इसके अलावा पैरासीटामोल इज द बेस्ट। पैरासीटामोल फीवर कंट्रोल के लिए। इसके अलावा ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि वायरल में आपके बॉडी में से डिहाइड्रेशन भी होता है और वायरल से वो आपकी शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो अगर आप टाइमली पानी पिएंगे तो आप में वो डिहाइड्रेशन कम होगा, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाएगी। दूसरा जो आम शिकायत रहता है एक लूज मोशन एंड वोमिटिंग का, तो उस केस में क्या खुद से मेडिसिन स्टार्ट कर? जनरल लोग का लूज मोशन में पुदीना हरा या इस तरह के दवाई का प्रयोग करते हैं। जब तो लूज मोशन होता है पेशेंट को, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो फिर से शरीर में पानी की कमी हो जाने के लिए है। तो आज आप जैसे WHO ने रिकमेंड करता है ORS जो फार्मूलेशंस हैं या फिर और इलेक्ट्रल पाउडर्स हैं, डिफरेंट तरह के पाउडर्स अवेलेबल हैं, वो साफ़ पानी में ज़्यादा से ज़्यादा पिए। आप अपने बॉडी में डिहाइड्रेशन को कम होने से रोक पाएंगे तो आप डेफिनेटली गैस्ट्रोएंटेराइटिस को कंट्रोल कर पाएंगे। कोई दवाइयाँ स्पेसिफिक अवॉइड कीजिए। और ये नहीं है कि अगर आपको लूज मोशन स्टार्ट हो गया तो आपने खाना बंद कर देना। आप थोड़ा खाना खाइए, चाहे पतला खाना खाइए, दलिया वगैरह हो गया या खिचड़ी हो गई, या फिर आपने इसके अलावा अगर आप नहीं खा पा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको पानी पीते रहिए, क्योंकि अगर आप पानी पीते रहेंगे तो आप में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस कम होंगे। और जब भी अगर आप हॉस्पिटल आना भी पड़ा तो हमारे पास आप कम अर्ली स्टेज में पहुंच पाएंगे। ORS और इलेक्ट्रल का सेवन करता रहे। बिल्कुल। लूज मोशन में और वोमिटिंग में ये दिक्कत हो जाती है कि वॉमिटिंग किसके कारण हो रही है। पहली बात, वॉमिटिंग के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि आप कुछ ले ही नहीं पाएंगे दवाई, तो बार बार वो वॉमिटिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो बेटर है मोस्टली। पर अगर जो हम देखें तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ ही वॉमिटिंग हो रही है, तो एटलीस्ट आप पानी अगर पी सकते हैं तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं, खाने से वॉमिटिंग हो रही है तो उसको कम लीजिए, नहीं तो डॉक्टर के पास जाकर उसके लिए जरूर इलाज कराइए। इस केस में कोई मेडिसिन नहीं शुरू करें, केवल ORS अपने आप से कोई भी मेडिसिन नहीं शुरू करें, तो यही। तो और ORS इलेक्ट्रोल पाउडर कोई भी बच्चों कितने एज से के छोटे बच्चे भी ले सकते हैं? पीडियाट्रिक उसके लिए ORS स्पेशल फार्मूलेशंस है जो हम बच्चों को एडवाइस करते हैं। इसके लिए मैं यही बोलूँगा, आप पीडियाट्रिशियन से मिले, वो आपको स्पेशल पीडियाट्रिक फार्मूलेशंस जो रहते हैं। अगर बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, नहीं तो 2-3 साल के बाद आप नॉर्मल ORS फार्मूलेशंस जो हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो 1 लीटर की पानी की साफ बॉटल में डाल के उसको रेगुलरली लेते हैं। मित्रों, आज हम लोगों ने डायबिटीज़ के कारण, उसके क्या तौर तरीके उससे बचने के हो सकते हैं, और क्या मेडिसिन है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा के साथ में आज जो मौसमी बीमारी हैं, वायरल और अन्य बीमारी, उस पर भी चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप सब लोग के लिए लाभदायक रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ आप सब आज के लेक्चर को यहाँ विराम देते हैं और आपको धन्यवाद। और आपकी ओर से डॉक्टर प्रसाद नासा को भी धन्यवाद, जिन्होंने खास जानकारी दी और हम लोगों को आगे बताया किस तरह से हम बच सकते हैं इन खतरनाक बीमारियों से। थैंक यू वेरी मच।